मेन टॉपिक है डीप सीक। अभी आप देखेंगे दुनिया भर के अखबार पत्रिकाओं में, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर मीन्स एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह बात हो रही है डीप सीक की। ये एक एआई चैटबॉट है। दुनिया भर में इसके ऊपर बात हो रही है और शेयर मार्केट से लेकर राजनीति तक इससे जुड़े हुए हैं। 27 तारीख की रात से काफी खलबली मची हुई है। हालांकि इससे पहले भी कई चैटबॉट आ चुके हैं, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोपायलट, मेटा का भी चैटबॉट है जो व्हाट्सएप में आप यूज करते हैं। वो जब आए तो उनके ऊपर उतना बात नहीं हुआ। अभी काफी बात हो रहा है इस डिपसीक के ऊपर। लोग लिख रहे हैं। आज के पेपर में, अमर उजाला में आप देखेंगे 2-2 आर्टिकल इस डिपसीक के ऊपर, एआई के ऊपर। और आने वाले दिनों में विभिन्न परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के रूप में इसके ऊपर सवाल भी आएंगे। जो नौकरियों में पूछता था करंट अफेयर सवाल, उनमें अब इसके भी सवाल आएंगे। एआई के, न्यू टेक्नोलॉजी के, कंपनियों के, चैटबॉट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के भी सवाल आ रहे हैं और अब और ज्यादा आएंगे। बहुत से लोगों ने 2-4 घंटे के अंदर इसके ऊपर वीडियो बना दिया। हालांकि वीडियो बनाने वालों ने कुछ खास रिसर्च नहीं किए, लेकिन वीडियो बना दिया। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि हम किसको क्या नॉलेज दे रहे हैं। उन्हें इस बात से मतलब है कि उनके व्यूअर, उनके लाइक, कमेंट, व्यूज, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि बड़ी जल्दबाजी में वीडियो बनाया गया जिसमें देश के कुछ बड़े पत्रकार भी थे। तो इन्हीं मुद्दों पे हम बात करेंगे इस क्लास में और देखेंगे कि आखिर ये है क्या और दुनिया भर में हलचल की वजह क्या है। इस डीप सीक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एआई की, संक्षेप में, क्योंकि आपको इसके बारे में काफी बतलाया गया, बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एआई में सबसे अधिक जो एआई चल रहा है वो जनरेटिव एआई है। जिसको बोलते हैं जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, इसका फुल फॉर्म है। जिसमें नंबर 1 जनरेटिव एआई है चैट जीपीटी, जिसको लीडर भी कहा जाता है जनरेटिव एआई का। एआई कैसे काम करता है संक्षेप में देखें आप। एक टेक्नोलॉजी है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग, इस डीप लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करके एआई डेवलप किया जाता है। वैसे अगर आपसे कोई पूछे एआई क्या है, तो आम लोग इसको बोलते हैं, या ये खुद बोलता है कि मैं एक लैंग्वेज मॉडल हूं। लेकिन मैंने आपको बार बार कहा है कि कंप्यूटर के फील्ड में सब कुछ या तो हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर है, या तीसरा कुछ नहीं है। तो एआई भी एक सॉफ्टवेयर है। ये सवालों का जवाब देता है, लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है, कोड जनरेट करता है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फार्मूला देता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, हर मुद्दे पे आप इससे बातचीत कर सकते हैं, कैरियर के बारे में सलाह ले सकते हैं, क्वेश्चन जनरेट करता है, आंसर देता है। बहुत सारे काम है किसी भी जनरेटिव एआई के। हालांकि जनरेटिव एआई से एडवांस तकनीक भी आ चुकी है, जिसको हम बोलते हैं एजेंटिक एआई। आपके सामने स्क्रीन पे विजन एजेंट एक नई एआई है। इसको एजेंटिक एआई कहते हैं। ये विजुअल्स पे काम करता है, फोटो पे, फिल्म पे काम करता है। ये
जनरेटिव एआई मेनली काम करता है टेस्ट के ऊपर, टेस्ट टाइप की डेटा। और ये एजेंटिक एआई मेनली काम करता है वीडियो, ऑडियो, इमेज इत्यादि पे, मीन्स विजुअल डेटा पे काम करता है। तो ये एजेंटिक एआई जो ये मेरे सामने खुला है, विजन एजेंट, ये कैसे काम करता है विजुअल्स के ऊपर, ये भी हम देखेंगे। तो डीप लर्निंग एक टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जिसका यूज करके एआई डेवलप किया जाता है। और एआई हमारे सवालों का जवाब दे रहा है बिकॉज इसको पहले से ट्रेन किया गया है। मैंने कहा संक्षेप में, एआई को ट्रेन करने के 3 चरण होते हैं। 3 चरण, नंबर 1 एसएल, नंबर 2 यूएल, नंबर 3 आरएल। मैंने कहा कि किसी भी एआई को पहले से ट्रेन किया जाता है। ट्रेन करना मतलब पहले से उसको सिखाया जाता है, और उसको सिखाने के 3 चरण हैं। एसएल, यूएल और आरएल। फुल फॉर्म है एसएल सुपरवाइज लर्निंग, यूएल अनसुपरवाइज लर्निंग, और आरएल रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एसएल में किसी भी एआई को, किसी भी चैटबॉट मीन्स ऐसे एआई जिनसे हम इंसानों की तरह बातचीत करते हैं, जो हमारे सहायक के रूप में काम करते हैं। जैसे आप किसी इंसान से चैटिंग करते हैं मैसेंजर से, व्हाट्सएप से, ऐसे ही चैटबॉट होते हैं जिनसे आप इंसानों की तरह चैटिंग कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं किसी भी चैटबॉट से। और दुनिया का नंबर 1 चैटबॉट है चैट जीपीटी। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे जेमिनाई, वान, परप्लेक्सिटी, और एक नया आ गया डीप सीक। तो मैं बोल रहा था कि किसी भी एआई काम करने के 3 चरण है। पहले चरण में एआई को बड़ी मात्रा में लेबल डेटा दी जाती है। लेबल डेटा मीन्स जैसे एक बच्चा है, ना समझ है, उसे आप सिखाते हैं कि देखो ये कलम है, ये आग है, ये पानी है, ये जूता है, ये शर्ट है, ये खाना है, इस हाथ से खाना है, इस हाथ से लिखना है। हर चीज आप उसको बतलाते हैं। तो आप कौन हुए? आप बतलाने वाले हुए। तो आप उसके सुपरवाइजर हैं। आमतौर पे बच्चे का सुपरवाइजर उसके पेरेंट होते हैं, या उसके घर वाले होते हैं, कोई भाई होता है, या बहुत सारे जगहों पे टीचर भी सुपरवाइजर होता है, जो किसी बच्चे को ट्रेन करता है या सिखाता है। तो टीचर क्या करता है? फोटो दिखाता है एप्पल का, लिखा रहता है एप्पल, तो बच्चा समझता है कि हाँ ये क्या है, एप्पल है। ऐसे हर चीज को दिखा करके उसको सिखाया जाता है। ठीक वही हाल एआई को सिखाने का पहला चरण है, क्या? एसएल, जिसमें एआई को बड़ी मात्रा में लेबल डेटा दी जाती है। मतलब ऐसी डेटा जिसके बारे में लिख करके उसको बतलाया जाता है कि ये फला चीज है, ये फला चीज है, ये फला चीज है। तो जब एआई को डेवलप करते समय उसको सिखाते हैं लेबल डेटा दे करके, तो उस चरण को बोलते हैं क्या? एसएल, सुपरवाइज लर्निंग। क्यों? क्योंकि वो किसी के सुपरविजन में, किसी के अंडर में सीख रहा होता है। कौन? एआई। और जब वो सीख जाता है तो आ जाता है दूसरे चरण में, जिसको हम बोलते हैं क्या? यूएल, अनसुपरवाइज लर्निंग। जैसे आप बड़े हो गए, जब बच्चा थे तो कोई सिखा रहा था, किसी के सुपरविजन में आप सीख रहे थे, लर्न कर रहे थे। अब आप बड़े हो गए, अपने फैसले खुद ले रहे हैं, अपनी गलतियों से, अपने अनुभवों से, अपने आसपास के माहौल से आप सीख रहे हैं। तो अब आप आ गए जिंदगी के इस चरण में, जिसको हम बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक वही हाल एआई का भी है। उसको पहले सिखाया जाता है डेटा दे करके। डेटा कहां से मिलती है? डेटा मिलती है वेबसाइट से, सर्वर से, फाइल से, हर तरह के डेटा उसको देकर सिखाया जाता है। तो वो चरण एसएल, जब वो सीख जाता है तो खुद से भी सीखता है। जैसे आप खुद से सीख रहे हैं अपनी गलतियों से, आसपास के माहौल से, अपने अनुभव से, तो वैसे एआई भी सीखता है। उस चरण को बोलते हैं क्या? यूएल, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जब आप किसी के अंडर में नहीं सीख रहे होते हैं, खुद से सीख रहे होते हैं। और जब वो काम करने लगता है तो चला आता है तीसरे चरण में, जिसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जैसे आप यहां स्टूडेंट हैं और मैं आपका टीचर हूं, आप गलती करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये गलती है। तो
आप उससे सीखेंगे कि हाँ सर ने बताया गलती है। तो कई बार इंसान अपनी गलतियों से भी सीखता है, और उसको कोई बताता है कि ये गलती है, और बताता है वो उसको पनिशमेंट भी देता है, उसको रिवार्ड भी देता है। तो जब आप अपने पनिशमेंट से या अपने रिवार्ड से जो आपको दूसरा कोई देता है सीखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ऐसे ही एआई भी काम करता है। कितने चरण सीखता है? कितने चरणों में? 3 चरणों में। तो ये डीप लर्निंग एक तकनीक है जिसका यूज करके एआई डेवलप किया जाता है। डीप फेक पे भी बात करेंगे और डीप सीक पे भी बात करेंगे। अब आते हैं यहां पे, मैंने कहा दुनिया भर में इतनी हलचल क्यों है डीप सीक के ऊपर? तो डीप सीक है क्या और इतनी हलचल क्यों है? पहले देखते हैं दोनों के बारे में, डीप सीक और चैट जीपीटी। दोनों में समानता क्या है? दोनों ही सॉफ्टवेयर है, दोनों ही एआई है, दोनों ही जनरेटिव एआई है, दोनों ही टेस्ट बेस्ड हैं। हालांकि इनमें आप इमेज वीडियो भी इनके पेड वर्जन पे आप यूज कर सकते हैं। ये आगे हम देखेंगे। चैट जीपीटी के बतलाया गया था इसके पेड वर्जन भी है, जिसको हम बोलते हैं चैट जीपीटी प्रोफेशनल वर्जन, जो काफी कॉस्टली है, मतलब कि महंगा है। तो ये इन दोनों में समानता है। जैसे आप यूज कर रहे थे चैट जीपीटी का, वैसे यूज कर सकते हैं किसका? डीप सीक का। लेकिन मैंने कहा दुनिया भर में चर्चा क्यों है? आप यूट्यूब खोलिए, देखिए तमाम वीडियोज आ रहे हैं डीप सीक के बारे में। डीप सीक, चाइना ऑल वार बिगिंस, देख रहे हैं? तमाम ये वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, और बड़े बड़े पत्रकारों ने, जैसे रवीश कुमार ने या और लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया डीप सीक के ऊपर। चीनी कंपनी ने हिला दिया दुनिया का मार्केट। क्या है यह? एआई है, डीप सीक, 6 अप स्टॉक मार्केट्स। इनकी जो वीडियो है या किसी की भी जो वीडियो है इस तरह से आई है बगैर किसी रिसर्च के, वो टोटली गलत है। डीप सीक के बारे में जितना प्रचार हो रहा है उतना इसके अंदर खूबी है नहीं। जो डीप सीक वालों ने बनाया इसको, जो कहा है वो लोगों ने मान के वीडियो बना दिया। हालांकि वीडियो बनाने से पहले इसको रिसर्च करना चाहिए था। तो फिलहाल देखते हैं इसमें खूबी और कमी क्या है। तो आपने देखा दोनों में समानताएं क्या है? किसमें? डीप सीक में और चैट जीपीटी में। दोनों ही एआई हैं, दोनों ही जनरेटिव एआई हैं, दोनों ही सेम काम करते हैं। जैसे आप इससे सवाल करते हैं वैसे उससे भी सवाल कर सकते हैं, कोड जनरेट करवा सकते हैं, फार्मूला भी जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन इसकी इतनी चर्चा क्यों है? थोड़ा परिचय देखते हैं दोनों का। और चैट जीपीटी के बारे में बताया गया कि ये चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई। ओपन एआई कंपनी है, इसको बनाने वाली कौन? चैट जीपीटी को ओपन एआई कंपनी का नाम है। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 2015 में। फिलहाल इसके हेड हैं, सीईओ हैं सैम अल्टमैन। किसके? ओपन एआई के। और यही ओपन एआई कंपनी बनाती है क्या? चैट जीपीटी। तो ये ओपन एआई एक अमेरिकन कंपनी है, यूएसए कंपनी है, जबकि डीप सीक एक चाइनीज कंपनी है, चाइना कंपनी है। डीप सीक कंपनी का नाम भी है, डीप सीक उसके एआई का भी नाम है। हालांकि इस डीप सीक की पेरेंट कंपनी कोई और है, पेरेंट कंपनी। जैसे आप देखेंगे, मैं बात कर रहा हूं पेरेंट कंपनी की। जैसे आप सुनते हैं गूगल, गूगल की पेरेंट कंपनी है, मेन कंपनी है अल्फाबेट। जैसे आप बात करते हैं फेसबुक की, फेसबुक की मेन कंपनी है क्या? मेटा। ऐसे ही डीप सीक एक कंपनी है जो खुद अपने नाम से लेके आई है ये एआई, जनरेटिव एआई। लेकिन इस डीप सीक कंपनी की पेरेंट कंपनी है हाई फ्लायर। ये हाई फ्लायर डीप सीक की पेरेंट कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 2016 में, और एक कंपनी किसी दूसरे फील्ड में काम करती थी। बाद में इस कंपनी ने 2013 में एक और कंपनी बनाया, नाम दिया डीप सीक। 2023 में बनाया डीप सीक।
और लगभग 1.5 साल होते होते इस कंपनी ने एक चैटबॉट लॉन्च कर दिया, उसका भी नाम दिया क्या, डीपसीक। और जैसे ओपन एआई कंपनी है, तो ओपन एआई कंपनी के संस्थापक हैं सैम अल्टमैन, हालांकि उसमें एलन मस्क जैसे लोग भी काम करते थे। और इस डीपसीक कंपनी को चलाने वाले हैं, ये इसके हेड हैं लियांग वेनफेंग। ये चाइना का एक नौजवान जो मई 2023 में एक कंपनी तैयार करता है, नाम है क्या, डीपसीक। और वही डीपसीक कंपनी एक ये जनरेटिव एआई लॉन्च करती है उसी नाम से, और ये बंदा है लियांग वेनफेंग। तो ध्यान रखना है, कंपनी के बारे में यहां पे दिया है विकिपीडिया पे। तो आपने देखा दोनों की चर्चा, दोनों का परिचय, चाइनीज कंपनी, अमेरिकन कंपनी। बनाने वाली है ओपन एआई, बनाने वाली है डीपसीक, यहां फ्लेयर। 2015 बना मेन कंपनी, कुछ और है, वो पहले बनी थी 2016 में, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च हुआ 2023 में शुरू, और 2025 आते आते इस कंपनी ने अपना चैटबॉट लॉन्च कर दिया। 10 जनवरी 2025 को इसने अपना चैटबॉट लॉन्च किया। उस समय कोई हलचल नहीं था, लेकिन 27 तारीख की रात से 27 जनवरी से बड़ा हलचल है। दुनिया भर के शेयर मार्केट में अमेरिकन कंपनियों के, अमेरिकन टेक कंपनियों के शेयर काफी तेजी से डाउन हुए हैं, और विशेष तौर पे शेयर डाउन हुए हैं एनवीडिया कंपनी के। एनवीडिया, आप देखेंगे उन तमाम वीडियोस को तो दिखा रहा है कि एनवीडिया को कई 100 अरब का नुकसान हो गया। तो इस डीपसीक के आने से अमेरिकन कंपनियों को, अमेरिकन टेक कंपनियों को लॉस क्यों हुआ है, ये देखेंगे। शेयर मार्केट में इन कंपनियों के शेयर क्यों डाउन हुए हैं, ये भी देखेंगे, और इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है भविष्य में, ये भी देखेंगे। आगे आपको ये मैंने दिखाया था, आपको हो सकता है आपको याद हो, तो याद होगा, ये टॉप टेक कंपनी है। कंप्यूटर के फील्ड में काम करने वाली कंपनियों को बोलते हैं क्या, टॉप टेक कंपनियां। 7-8 महीना पहले मैंने आपको दिखाया था ये लिस्ट, और उस समय माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 पे थी। कल तक 27 तारीख की रात तक एनवीडिया नंबर 1 पे थी, आज एनवीडिया नंबर 3 पे है। अब देख लेते हैं एनवीडिया करती क्या है, और इस कंपनी को शेयर मार्केट में लॉस क्यों हुआ है। 4.10% इसके शेयर डाउन हुए हैं। 300 ट्रिलियन से अधिक इसकी 300 ट्रिलियन से अधिक इसकी मार्केट कैपिटल थी, अभी आ गई है 262 ट्रिलियन पे। तो एनवीडिया क्या है, कंपनी करती क्या है, ये थोड़ा देख लेते हैं। एनवीडिया एक अमेरिकन कंपनी है, यूएससी कंपनी है, जो चिप तैयार करती है। चिप तैयार करती है ना, चिप तैयार करवाती है, यह भी ध्यान रखना है। चिप, अब थोड़ा चिप का इतिहास देख लेते हैं। चिप बनने शुरू हुए हैं 1958 से। अमेरिकन साइंटिस्ट जैक किल्बी ने पहली बार चिप तैयार किया 1958 में। चिप के आने से फायदा क्या हुआ, और जब चिप नहीं थे तो लॉस क्या था दुनिया को। पहले कंप्यूटर के जो कलपुर्जे थे, पार्ट्स थे, वो अलग अलग रहते थे, उन्हें वायर के द्वारा आपस में कनेक्ट किया जाता था। इससे जब वायर लूज, ढीले होते थे तो मशीन में दिक्कत आती थी, प्रॉब्लम। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कंपोनेंट तैयार किया जाए जिसमें वायर का कोई काम न हो, सारे पार्ट्स एक दूसरे से ज्वाइंट रहें विदाउट वायर के। इसमें सफलता मिली सबसे पहले जैक किल्बी को। 1958 में इन्होंने एक कंपोनेंट तैयार किया, चिप, जिसे आप लोग बोलते हैं क्या, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आईसी के फील्ड में काम करने वाली कई कंपनियां हैं और कई देश हैं। दुनिया का नंबर 1 देश है ताइवान, आईसी तैयार करने वाला, यानी कि चिप तैयार करने वाला। और ताइवान एक फैब्रिकेटर है, मीन्स मैन्युफैक्चरर है, यानी वो चिप तैयार करने का काम करता है। लेकिन एनवीडिया में क्यों लॉस हुआ, या एनवीडिया क्यों लॉस हुआ? एनवीडिया क्या करती है, एनवीडिया को बोलते हैं फैबलेस कंपनी। फैबलेस कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जो चिप डिजाइन करती है, जो चिप के ऊपर
रिसर्च करती हैं। जो कंपनियां, ध्यान दें फिर से, एनवीडिया एक फैबलेस कंपनी है। फैबलेस कंपनी मींस ऐसी कंपनियां जो चिप डिजाइन करती हैं, चिप के ऊपर रिसर्च करती हैं, लेकिन खुद चिप बनाती नहीं है, बल्कि किसी और से बनवाती हैं। तो जिस कंपनी के शेयर मार्केट डाउन हुए हैं, एनवीडिया जो अमेरिकन कंपनी है, यह कंपनी एक मैन्युफैक्चरर नहीं है, चिप तैयार करने वाली नहीं है। यह चिप के ऊपर रिसर्च करती है, चिप डिजाइन करती है, लेकिन चिप तैयार करती नहीं है। इसकी अपनी फैक्ट्री नहीं है। यह चिप तैयार करवाती है एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से, और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर में दुनिया की नंबर 1 कंपनी है ताइवान कंपनी TSMC। आप लिस्ट देखिए, आप देख रहे हैं ये तमाम टेक कंपनियां हैं, एप्पल यूएस की, माइक्रोसॉफ्ट, सारी यूएस की कंपनियां हैं। ये 8 नंबर पर है TSMC, ताइवान की एकमात्र कंपनी है, और 9 नंबर तक कोई भी बाहरी कंपनी नहीं है, सिर्फ एक कंपनी है TSMC, और ये कंपनी ही चिप तैयार करने का काम करती है, लेकिन इसको डिजाइन, रिसर्च, रूपरेखा सब कुछ बना के देती है कौन? एनवीडिया। और एनवीडिया की तरह और भी कंपनियां हैं जो फैबलेस कंपनियां हैं, जो चिप के ऊपर रिसर्च करती हैं, लेकिन चिप तैयार नहीं करती हैं। और यह भी ध्यान रखना है कि जितने भी आजकल चिप आ रहे हैं वो सारे सेमीकंडक्टर चिप हैं, सेमीकंडक्टर चिप हैं। तो यहां मैं 2 बातें क्लियर कर दूं। एक होता है चिप को डिजाइन करने वाला, एक होता है चिप बनाने वाला। एनवीडिया रिसर्च करती है, डिजाइन करती है, उस चिप के अंदर हार्ड कोड लिखती है, लेकिन एनवीडिया की अपनी फैक्ट्री नहीं है, वो चिप तैयार नहीं करती है। चिप तैयार करने वाली नंबर 1 कंपनी है TSMC, ये ताइवान कंपनी है, और ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा चिप प्रोडक्शन करने वाला देश है। यही वजह है कि आप देखेंगे बार बार अखबार पत्रिकाओं में चाइना में और ताइवान में अक्सर लगता है कि लड़ाई हो जाएगी। मामला है सिर्फ चिप का। देखिए आप इन दोनों का ज्योग्राफी देखिए, भूगोल। ये चाइना है, बगल में यहां ताइवान है, बीच में समुंदर है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा देश भारतवर्ष है, बगल में हमारा एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, जो बंगाल की खाड़ी में है। उतनी लगभग डिस्टेंस है चाइना और ताइवान में। तो चाइना कहता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है, पहले मेरा भाग था। जैसे बहुत समय पहले तक भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान तक थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे भारतवर्ष के पार्ट थे। ऐसे ही चाइना कहता है कि पहले ताइवान मेरा भाग था, और बार बार दावा करता है चाइना किसके ऊपर? ताइवान के ऊपर। लेकिन जो मेन पर्पज है चाइना का ताइवान के ऊपर दावा करने का, वो है ये चिप। मीन्स चाइना ताइवान पे चिप की वजह से दावा कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ में ताइवान आ जाएगा तो उसके लिए चिप के ऊपर काम करना काफी आसान हो जाएगा, और नई नई मशीन तैयार करना उसके लिए काफी आसान हो जाएगा। लेकिन मामला यहाँ पे 2 कंट्री की मोनोपोली के बीच फंसा हुआ है। चाइना दावा कर रहा है ताइवान पे, और अमेरिका ताइवान को फूड सिक्योरिटी देता है और फंडिंग भी करता है। क्यों? अमेरिका ये चाहता है कि ताइवान चाइना के साथ न जाए, चाइना ये चाहता है कि ताइवान मेरे साथ रहे। और यहीं पे इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों धुर विरोधी हैं, सिर्फ किसके वजह से? चिप की वजह से। तो ताइवान एक सोने के अंडा देने वाली मुर्गी बनी हुई है। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्या बनाने वाला? चिप बनाने वाला। कौन? ताइवान। लेकिन ध्यान रखना है कि वो फैब्रिकेटर है, वो मैन्युफैक्चरर है, वो निर्माण करने वाला है, जबकि चिप डिजाइन कोई और करता है। मैंने यहां पे बात की सेमीकंडक्टर। ये सवाल आता है परीक्षाओं में, सेमीकंडक्टर, ये फिजिक्स का एक वर्ड है सेमीकंडक्टर। हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। 3 शब्द हैं, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। ये बार बार सवाल आता है परीक्षाओं में कि चिप को तैयार करने के लिए क्या चिप कैसी होती है? तो चिप होती है अर्धचालक। अर्धचालक मीन सेमी कंडक्टर। आप यहां पे देख भी सकते हैं, इस चित्र को आप देख सकते हैं, ये चिप है।
और यहां पे लिखा है सेमीकंडक्टर चिप। तो सेमीकंडक्टर का अर्थ क्या है एक बार बतला दे रहे हैं। जिस मेटल में, जिस धातु में विद्युत धारा प्रवाहित हो, जैसे लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम इत्यादि में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो विद्युत के कंडक्टर हैं या चालक हैं या सुचालक हैं। जिसमें धारा प्रवाहित ना हो या जिसमें बिजली प्रवाहित ना हो, जैसे कागज, फाइबर, लकड़ी, सनमाइका, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो ये विद्युत के बैड कंडक्टर हैं या कुचालक हैं। अब तीसरा हुआ सेमीकंडक्टर अर्धचालक। ऐसे मेटल्स जिनमें आमतौर पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन उन मेटल्स को हाई टेम्परेचर पे, अधिक तापमान पे हीट करके उन्हें इस लायक बनाया जाता है कि धारा प्रवाहित करवाई जा सके। जैसे सिलिकॉन एक मेटल है जो विद्युत का सेमीकंडक्टर है। प्योर सिलिकॉन, शुद्ध सिलिकॉन विद्युत का बैड कंडक्टर होता है। उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, प्रवाहित करवाई जाती है। क्या करके? उसी सिलिकॉन के हेल्प से तैयार होते हैं चिप। आज के बाद ध्यान रखना है, सिलिकॉन का यूज करते हैं चिप को तैयार करने के लिए। जितनी भी एसिड बन रही हैं, ये मेनली दो चीजों से, सिलिकॉन से और ट्रांजिस्टर से। तो सिलिकॉन मेटल, मैंने कहा शुद्ध सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन विद्युत का बैड कंडक्टर होता है। उस प्योर सिलिकॉन में बोरान और एंटीमनी, मैंने कहा बोरान और एंटीमनी के पार्टिकल्स मिक्स किए जाते हैं। उसके बाद उसे बहुत अधिक तापमान पे हीट किया जाता है, फिर वो स्लैग बन जाता है, उसमें धारा प्रवाहित करवाई जा सके। तो सिलिकॉन विद्युत का सेमीकंडक्टर है जिसमें धारा प्रवाहित करवाई जाती है। और उसी सिलिकॉन से बनते हैं क्या? चिप। और चिप बनाने वाला अग्रणी देश है ताइवान। लेकिन चिप डिजाइन करने में, बेहतर चिप के ऊपर रिसर्च करने में, बेहतर चिप तैयार करने में नंबर 1 कंपनी है। कंपनी थी कौन? एनवीडिया। जैसे आपने सुना होगा कंपनी इंटेल, आपको 90% कंप्यूटर्स में इंटेल कंपनी का मिल जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। तो इंटेल कंपनी दोनों काम करती है। इंटेल रिसर्च भी करती है, चिप डिजाइन भी करती है, और उसकी खुद की फैक्ट्री भी है, चिप बनाती भी है। कौन? इंटेल। और इंटेल कंपनी के सीपीयू मींस माइक्रो प्रोसेसर पूरे दुनिया कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं आमतौर पे। और आजकल जो सीपीयू आ रहे हैं वो Core i3, Core i5, Core i7, Core 9 के नाम से आ रहे हैं। i5, i7, i9 के नाम से आ रहे हैं। किसके? इंटेल के। और इंटेल दुनिया की पहली कंपनी है जिसने पहली बार सीपीयू तैयार किया 4004 के नाम से। और सीपीयू भी क्या है? चिप है। तो इंटेल में और एनवीडिया में क्या फर्क है? इंटेल दोनों काम करती है, चिप डिजाइन भी करती है और चिप तैयार भी करती है, मींस मैन्युफैक्चरर है। जबकि एनवीडिया सिर्फ चिप के ऊपर रिसर्च करती है, चिप डिजाइन करती है, चिप तैयार नहीं करती है। एनवीडिया की अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है। और एनवीडिया उस चिप के अंदर हार्ड कोड भी लिखती है। तो सवाल था कि एनवीडिया का शेयर इस डीप सीक की वजह से डाउन क्यों हो गए? तो ये डायग्राम मैं आपको बहुत पहले भी दिखाया था। 8 महीना पहले माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की नंबर 1 टेक कंपनी थी। और माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जो आईफोन बनाती है, ये 30 सालों से अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन बीच में 3-4 महीने से ये आ गई थी एनवीडिया। और डीप सीक की वजह से ये नंबर 1 से 1 महीने के अंदर ये नंबर 1 पे थी, अभी कल परसों चली गई नंबर 3 पे। डीप सीक की वजह से क्यों चली गई ये सुनते हैं। और जिसके ऊपर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, बवाल मचा हुआ है, बहुत सारे इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। और फिर एआई पे आएंगे और विजन एजेंट पे भी आएंगे। अमेरिका अपना अपोनेंट, प्रतिद्वंदी मान रहा है। किसको? चाइना को। ये जग जाहिर है, दोनों तकनीक के फील्ड में काम करने वाले अग्रणी देश हैं, अमेरिका और चाइना। अमेरिकन गवर्नमेंट ने, ध्यान देना है, मैंने कहा अमेरिकन गवर्नमेंट ने चिप के ऊपर काम करने वाली अमेरिकन कंपनियों को यह आदेश दिया कि आप चाइना को चिप सप्लाई न करो। ध्यान दीजिएगा, चर्चा क्यों है डीप सीक की? जो चाइनीज कंपनी का या खुद ये कंपनी है जिसका ये डीप सीक दुनिया भर में हलचल मचाया हुआ है।
और इसके वजह से बहुत सारी अमेरिकन कंपनियों को लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है ये सुनते हैं, क्यों चर्चा ये सुनते हैं। तो मैंने कहा अमेरिकन गवर्नमेंट ने अमेरिकन टेक कंपनियों को जो चिप के ऊपर काम करती हैं, जैसे एनवीडिया, इनको आदेश दिया कि आप चाइना को चिप एक्सपोर्ट मत करो, चिप एक्सपोर्ट मत करो, चिप का निर्यात मत करो। और कौन सी चिप? चिप के नाम भी होते हैं, नाम देखें आप, चिप के नाम देखें, A100 चिप के नाम होते हैं। हाँ, आप देखेंगे कंप्यूटर के मदरबोर्ड या किसी भी मशीन के मदरबोर्ड को देखेंगे या उसके बोर्ड को देखेंगे, वहां जो चिप लगे हुए चिप के नाम होते हैं। जैसे एक चिप है A100, लिखा है ए जीपीयू दैट्स ग्रेट फॉर डीप लर्निंग। जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गए। एक जीपीयू जो ग्रेट है, नंबर 1 है, बेहतर चिप है, सबसे बेहतर चिप है। किस काम के लिए? डीप लर्निंग के लिए। मैंने शुरू किया था वहीं से, डीप लर्निंग से। और डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग एक तकनीक है जिसका यूज करके तैयार करते हैं क्या तैयार करते हैं? एआई तैयार करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए भी चिप का यूज किया जा रहा है। एआई क्या है? सॉफ्टवेयर है। एआई क्या है? सॉफ्टवेयर है। और चिप क्या है? हार्डवेयर है। जाहिर सी बात है, मशीन दोनों कॉम्बिनेशन से काम करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये तो आप कई बार सुन चुके हैं। तो A100, RTX 6000, RTX 4090, A40, B100, ये क्या है? चिप के नाम है। किस कंपनी के? एनवीडिया के। तो मैंने कहा कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने अमेरिकन टेक कंपनियों को आदेश दे दिया कि आप चाइना को चिप सप्लाई मत करो। लेकिन जब तक ये आदेश जारी होता, साइन होता, तब तक चाइना वालों ने बड़ी संख्या में चिप खरीद करके अपने पास इकट्ठा कर लिया, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। अमेरिकन गवर्नमेंट को डर था कि कहीं चाइना वाले हमसे बेहतर तकनीक, हमसे बेहतर मशीन डेवलप न कर लें। जो हमारी मोनोपोली तो पूरी दुनिया बनी हुई है, उस मोनोपोली को मनमाने को कहीं चाइना चैलेंज मत कर दे। सैम अल्टमैन सीईओ हैं ओपन एआई कंपनी के। ये कुछ महीना पहले इंडिया आए थे। किसी ने पूछा उनसे कि इंडिया एआई के ऊपर क्या कर सकता है, तो सैम अल्टमैन ने बड़ी जल्दबाजी में बोल दिया कि इंडिया वालों के बस की बात नहीं है एआई पे काम करना। मतलब यह कि अमेरिकन कंपनियां दुनिया को दिखाना चाहती थी कि किसी के बस का नहीं है एआई, हम ही सिर्फ काम कर सकते हैं किसके ऊपर? एआई के ऊपर। और यहीं पे चाइना ने उसको चुनौती के तौर पे लिया और एक नया एआई लॉन्च कर दिया। नाम दिया क्या? डीपसीक। और उसी डीपसीक की वजह से आज अमेरिकन क्या है? परेशान है, वो चाहे सरकार हो या कंपनी हो। तो वापस यहां पे आते हैं। तो जब तक वो आदेश साइन होता, तब तक चाइना वालों ने बड़ी संख्या में A100 चिप खरीद के इकट्ठा कर लिया। एक दिन आदेश साइन भी हो गया, पाबंदी लग गई कि अब अमेरिकन कंपनियां जैसे एनवीडिया चाइना को चिप सप्लाई नहीं करेंगे। आगे उसी बीच में ये एक स्टार्टअप, एक कंपनी डीपसीक, जिसकी पेरेंट कंपनी है हाई फ्लेयर, ये आती है और इस पे काम करते हैं यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले नौजवान लड़के। और इन लोगों ने कम पैसे में, कम फंड में, कम चिप का यूज करके ये नया एआई तैयार कर दिया। नाम दिया क्या? डीपसीक। इन लोगों ने दावा किया। दावे में कितनी सच्चाई है ये भी देखेंगे। तो डीपसीक वालों ने दावा किया कि जिस एआई को तैयार करने के लिए अमेरिकन 16,000 चिप यूज करते हैं, 16,000 चिप, उसी एआई को तैयार करने में या उससे बेहतर एआई तैयार करने में हम यूज करते हैं सिर्फ 2,000 चिप। सुना आपने? मैंने कहा कि डीपसीक वालों ने दावा किया कि जिस एआई को तैयार करने में, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार करने में अमेरिकन कंपनियां यूज करती हैं 16,000 चिप, उसी एआई को तैयार करने में हम यूज करते हैं सिर्फ 2,000 चिप। यानी मेरा एआई सस्ता है, मेरा एआई बेहतर है। और उन्होंने 10 जनवरी 2025 को अपना एआई
दुनिया भर के प्ले स्टोर पे, एप्पल के प्ले स्टोर पे और गूगल के प्ले स्टोर पे लॉन्च कर दिया और धड़ाधड़ लोगों ने डाउनलोड करना शुरू कर दिया। इसके डाउनलोड करने के पीछे एक और वजह है, ये ओपन सोर्स है। अब बात करते हैं ओपन सोर्स की। ओपन सोर्स, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या होता है? किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कोडिंग की जाती है। कोडिंग की जाती है, कोड लिखे जाते हैं, और कोडिंग करने के लिए, कोड लिखने के लिए यूज करते हैं किसका? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अभी तक दुनिया में लगभग 800 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुके हैं, जैसे कोबोल, पाइथन, बेसिक, अल्गोल, लिस्ट, लोगो, जावा, जावास्क्रिप्ट, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज आ चुके हैं। फिलहाल अभी दुनिया यूज कर रही है पाइथन नामक लैंग्वेज का। तो मैंने कहा हम बात कर रहे हैं ओपन सोर्स पे। डीपसीक का एआई ओपन सोर्स है, और पहले वो समझते हैं ओपन सोर्स क्या होता है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी कंपनियों को बड़े पैमाने पे लॉस हुआ है। कैसे लॉस हुआ है ये देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कोडिंग की जाती है, और कोडिंग करने के लिए यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अभी आजकल जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन जैसे लैंग्वेज काफी पॉपुलर है, और इन्हीं का यूज कर रहे हैं लोग कोडिंग करने के लिए। मीन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए लोग इनका यूज कर रहे हैं। अब कोई भी बड़ी कंपनी कोडिंग करके सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, तो आप समझ गए होंगे या पहले भी सुन चुके हैं कि हर सॉफ्टवेयर के पीछे कोड है। अब किसी सॉफ्टवेयर के पीछे कोड है, हां, किसी सॉफ्टवेयर के कोड दिखाई देते हैं, किसी कोड दिखाई नहीं देते। ध्यान देना है। कोई भी बड़ी कंपनी ये नहीं चाहती है कि उसके कोड दिखाई दें, क्योंकि हो सकता है उस कोड को कोई दूसरा कॉपी कर ले, उस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर दे। तो ध्यान रखना है कि हर सॉफ्टवेयर के पीछे क्या है? कोड है। अब किसी कंपनी के सॉफ्टवेयर कोड दिखाई देते हैं, किसी कंपनी के सॉफ्टवेयर कोड दिखाई नहीं देते हैं। ध्यान रखना है। बात करें किसकी? ओपन सोर्स की। आगे बढ़ते हैं। इंसान जो कोड लिखता है किसी लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, मैंने कहा इंसान जो कोड लिखता है किसी लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, उस कोड को बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड। इंसान जो कोड लिखता है किसी लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, उस कोड को बोलते हैं क्या? सोर्स कोड। और कंप्यूटर जिस कोड को समझता है उसको हम बोलते हैं मशीन कोड। और मशीन कोड में आते हैं 0 और 1। हां, किसी भी लैंग्वेज का यूज करके आप कोडिंग करेंगे, मीन सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, तो आप जो कोड लिखेंगे वो सोर्स कोड है। कंप्यूटर समझता है किसको? मशीन कोड को। और सोर्स कोड को मशीन कोड में कंपाइल किया जाता है, या यूं बोले कन्वर्ट किया या सिंक किया जाता है। उसके लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कंपाइलर, असेंबलर, या यूं बोले ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करते हैं। तो सोर्स कोड क्या होता है, मशीन कोड क्या होता है? फिर से, इंसान जो लैंग्वेज का यूज करके कोड लिखता है वो क्या है? सोर्स कोड है। और कंप्यूटर इसको समझता है वो क्या है? मशीन कोड है। और सोर्स कोड को मशीन कोड में इंटरप्रेट किया जाता है या चेंज किया जाता है। अब ध्यान दें ओपन सोर्स क्या है। और फिर आएंगे डीपसीक के ऊपर। तो सोर्स कोड अगर दिखाई दे रहा है, सोर्स कोड यदि दिखाई दे रहा है तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ओपन सोर्स। और सोर्स कोड दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या कहलाएगा? क्लोज सोर्स। समझ गए? यानी कि हर सॉफ्टवेयर के पीछे क्या है? कोड है। कौन सा कोड है? सोर्स कोड है। कौन लिखता है? डेवलपर, प्रोग्रामर, इंजीनियर। और कंप्यूटर इसको समझता हो क्या है? मशीन कोड है। तो ध्यान रखना है कि जिस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड दिखाई दें उसको हम बोलेंगे वो ओपन सोर्स है, और जिस सॉफ्टवेयर कोड दिखाई ना दे उसको हम बोलेंगे क्या? क्लोज सोर्स है। तो कौन सी कंपनी
या किस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड दिखाई देते हैं, यह बड़ा मुद्दा है और परीक्षाओं में सवाल आते हैं। तो इसका डीप सीक से क्या मतलब है? अभी तक जितने भी एआई आए उनमें से अधिकतर एआई के जो सोर्स कोड है वो क्लोज सोर्स हैं, मतलब कोड दिखाई नहीं देता है। और डीप सीक का जो सोर्स कोड है वो क्या है? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से फायदा क्या है? किसको फायदा है? आम इंसान को फायदा है। किससे? ओपन सोर्स से। क्या फायदा है? आपको कोड दिखाई दे रहा है, आप कोड कॉपी कर लीजिए, उस तरह का और कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लीजिए, और दुनिया भर में इसके ऊपर एक तरह से कोल्ड वार हुए हैं ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स के आधार पे। अब कोल्ड वार कैसे हुए हैं ये बतला दे रहे हैं। मतलब जंग लगी है। जंग मतलब हथियार वाली जंग नहीं, तकनीक की जंग। जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ब्राउजर आता है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, नाम सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक पुराना ब्राउजर था इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर उससे पहले 1990 के दौर में एक कंपनी थी नेटस्केप। और नेटस्केप कंपनी का एक ब्राउजर उस समय बड़ा मशहूर था जिसका नाम था नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउजर था, बड़ा मशहूर था। किस कंपनी का? नेटस्केप कंपनी का। हर कंप्यूटर में आपको मिल जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी बहुत कुछ बनाती है, लेकिन इसका जो मेन सॉफ्टवेयर वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनेट पे काम करने के लिए लोग यूज करते थे एक ब्राउजर, नाम था नेटस्केप नेविगेटर। बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फ्री ब्राउजर दे दिया जिसका नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर था। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फ्री ब्राउजर आ गया तो लोगों ने नेटस्केप कंपनी का ब्राउजर यूज करना बंद कर दिया। हालत यह हो गई कि नेटस्केप कंपनी दिवालिया होने का कगार पहुंच गई। तो नेटस्केप कंपनी ने वहां पे क्या किया कि नेटस्केप कंपनी ने एक नया ब्राउजर बनाया। नया ब्राउजर नाम दिया फायरफॉक्स। और फायरफॉक्स क्या है? फायरफॉक्स ओपन सोर्स है। यानी कि नेटस्केप कंपनी ने जाते जाते, डूबते डूबते, अपने ब्राउजर को खत्म होते देखते देखते एक नया चैलेंज, चुनौती पेश कर दिया माइक्रोसॉफ्ट के सामने कि तुमने हमको डुबाया, हम तुमको डुबाएंगे भाई। और वही नेटस्केप कंपनी एक ओपन सोर्स ब्राउजर लेके आ गई जिसका नाम है फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, जिसका धड़ल्ले से लोग यूज करते हैं। और मोजिला फायरफॉक्स फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। उसके हेल्प से लोग नया नया सॉफ्टवेयर मींस ब्राउजर भी तैयार किए। अब उल्टा हो गया गेम उल्टा क्या हो गया कि मोजिला फायरफॉक्स के आने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर डाउन हो गया। लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्राउजर यूज करना छोड़ दिया। बाद में मजबूरी में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक नया ब्राउजर लेके आई, नाम है क्या? माइक्रोसॉफ्ट एज। अब यहां देखते हैं आगे। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्यों लाए जाते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाए जाते हैं एक तरह से पब्लिक को सुविधाएं देने के लिए और दूसरी कंपनी को परेशान करने के लिए, चुनौती देने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि डीपसीक कंपनी ये अपना चैटबॉट लेके आई है। चैटबॉट लेके आई है, क्या है? ओपन सोर्स है। इसी वजह से चैट जीपीटी को चुनौती मिल रही है, क्योंकि चैट जीपीटी और तमाम एआई क्लोज सोर्स है और डीपसीक क्या है? ओपन सोर्स है। तो ये डेवलपर को एक प्लेटफॉर्म भी दे रहा है कि आइए, सीखिए, कुछ नया करिए, कॉपी करिए और नया एआई डेवलप करिए। अभी तक अमेरिका दुनिया भर को नचा रहा था कि हमारी तरफ कोई एआई डेवलप नहीं कर सकता है, जबकि डीपसीक कंपनी ने यह चैटबॉट बना करके और ओपन सोर्स रख करके दुनिया को ऑफर दे दिया कि ले जाओ, कोड यूज करो, बनाओ तुम भी सॉफ्टवेयर। अब अमेरिकन मोनोपोली नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। तो इससे नुकसान क्या हुआ? इससे अमेरिकन टेक कंपनियों के शेयर काफी तेजी से डाउन हो गए। तो अमेरिकन टेक कंपनियों के शेयर काफी तेजी से डाउन हुए हैं, ये कोई नहीं बता रहा क्यों डाउन हुए हैं। हर वीडियो में लोग ये कह रहे हैं कि डीपसीक के आने से
अमेरिकन टेक कंपनी के शेयर क्या हो रहे हैं? डाउन हो रहे हैं। लेकिन डीपसीक के अंदर खूबी क्या है? लोग कह रहे हैं कि वो बढ़िया है। बात बढ़िया खराब की नहीं है, बात यह है कि वो क्या है? ओपन सोर्स है। वो क्या अभी फ्री आ रहा है, वो सस्ता है। उसके लोग दावा कर रहे हैं इसको बनाने में बहुत कम पैसे यूज किए गए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वो अमेरिकन ओपन एआई कंपनी के, क्या डीपसीक अमेरिकन ओपन एआई कंपनी के चैटबॉट चैट जीपीटी से बेहतर है? क्या डीपसीक चैट जीपीटी से बेहतर है? तो अगर 2, 3, 10, 20 लोग आमने सामने आए अपोनेंट के रूप में, तो कौन किससे बेहतर है, कौन किससे खराब है, यह मालूम चलेगा तब जब आप उसको सवाल देंगे। तब यहां पे 60 लोग बैठे हुए हैं, आप में से कौन बेहतर है, कौन अव्वल है, कौन पीछे है, ये जानने के लिए टेस्ट लिए जाते हैं, परीक्षाएं ली जाती हैं। सेम सवाल सबको दिया जाता है। कोई बेहतर करता है तो वो टॉपर है, कोई बेहतर नहीं किया तो नीचे आ गया रैंक में। वही हाल यहां भी है। आपको अगर ये मालूम करना है कि चैट जीपीटी और डीपसीक में कौन बेहतर है, तो सेम सवाल दोनों को दो और देखो कौन बेहतर तरीके से उसका जवाब देता है। तो मैंने कल क्या किया, आजमाया कि इन दोनों में बेहतर कौन है। अब मुझे जो मिला वो देखिए। मैंने डीपसीक से पूछा कि निमेट दिलदार नगर क्या है। लिखा निमेट दिलदार नगर क्या है। तो डीपसीक कह रहा है कि निमेट दिलदार नगर एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो ग्रेटर नोएडा में है, यूपी में। जबकि मैं कह रहा हूं कि दिलदार नगर में है। दिलदार नगर एक जगह है। दिलदार नगर अपने प्रॉम्प्ट में मैं लिखा हूं, देखिए सामने यहां पे। लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि कहां पे है? नोएडा में है और एक रेजिडेंशियल प्रोडक्ट है। एक तरफ जहां डीपसीक में खूबियां हैं, क्या खूबी है? कि ये सस्ता है। क्या खूबी है? कि ओपन सोर्स है। लेकिन क्या ये चैट जीपीटी से बेहतर है? तो सेम सवाल मैंने पूछा इससे भी और वही सवाल किससे? चैट जीपीटी से भी। तो ये जवाब गलत दिया। तो इससे मैंने कहा फिर मैंने कि आपने गलत जानकारी दिया। निमेट दिलदार नगर गाजीपुर यूपी में है। तो ये कह रहा है कि आपकी जानकारी, आपके सही जानकारी देने के लिए धन्यवाद, मैं पहले दी गई जानकारी में गलती के लिए माफी चाहता हूं। ये कौन कह रहा है? डीपसीक। और सेम वही सवाल किया मैंने चैट जीपीटी से। अब चलते हैं चैट जीपीटी के पास। निमेट दिलदार नगर कौन है? तो बतला रहे चैट जीपीटी की निमेट दिलदार नगर जो है उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख कंप्यूटर संस्थान है जो पिछले 15 सालों से ट्रेनिंग दे रहा है। अब देखिए अब कौन बेहतर है, अनुमान आप लगा लीजिए। तो कई मामलों में यह बेहतर हो सकता है, कई मामलों में वो बेहतर हो सकता है। डीपसीक बनाने वाले जो अभी फिलहाल दावा कर रहे हैं, इस दावे में कितनी सच्चाई है इसका पता तब चलेगा जब इस पर हम प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन बहुत सारे पत्रकारों ने बगैर प्रैक्टिकल किए, बगैर रिसर्च किए धड़ाधड़ बना दिए क्या वीडियो कि बेहतर कौन है? डीपसीक। एनवीडिया कंपनी के शेयर क्यों डाउन हुए? आपको बतला दिया, क्योंकि उसकी एक्सपोर्ट घट गई, उसका निर्यात क्या हो गया? घट गया। इसकी चर्चा क्यों है और इसका लोग यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ओपन सोर्स है। कौन? डीपसीक। लेकिन बेहतर कौन है ये तब मालूम चलेगा जब सेम सवाल दोनों को हम देंगे। तो कई मुद्दों पर चर्चा किया, अब यहां देखते हैं और कुछ बातों पे। तो टेक कंपनियों के बारे में देखा और भी देखा। अब जैसे मेरे पास परसों ही वीडियो आई, परसों रात को बनाया गया वीडियो रवि सर का। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े आदमी से हर बार सहमत हो। अगर रविश कुमार ने या रविश सर ने वीडियो बनाया है तो कोई जरूरी नहीं कि उनकी वीडियो सही हो। और मैं यहां पे उनसे असहमत हूं। असहमत क्यों हूं? आप कंप्यूटर के जानकार, आप खुद देखिए। इन्होंने ये वीडियो बनाया, वीडियो 2 दिन पहले, इन्हें 27 तारीख की रात में ही, और इसके व्यू गए हैं 1.6 मिलियन। और इन्होंने वीडियो बनाया किसके ऊपर? एआई के ऊपर। और इस वीडियो में यह भी दावा कर रहे हैं कि डीपसीक बहुत बेहतर है। अब कौन बेहतर है आपने देख लिया।
हालांकि DeepSeek की खूबी क्या है ये मैंने आपको बतला दिया। ओपन सोर्स है इसलिए वो पॉपुलर हो गया तुरंत, वो थोड़ा सस्ता है, फ्री है, इसलिए क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। लेकिन जहां तक सवालों का जवाब देने के मामले में है, तो सवालों का जवाब देने के मामले में ChatGPT बेहतर है किससे, DeepSeek से। अब चाइनीज कंपनी इतना दावा कर रही है कि हमारा AI बेहतर है, तो उसी चाइना में एक और टेक कंपनी है अलीबाबा। अब ये भी देखिए, उनतीस जनवरी को देखिए होड़, देखिए दुनिया में होड़ लगी हुई है किसकी, AI की। 29 जनवरी को उसी चाइना में एक कंपनी है Alibaba.com, ये Alibaba.com ने एक नया AI लॉन्च कर दिया और दावा कर दिया कि मेरा AI DeepSeek से बेहतर है। यानी कि DeepSeek को चुनौती मिलना शुरू हो गई, कहां पे, चाइना में। देखिए ये 29 जनवरी की रिपोर्ट है, एक दिन पहले की है। देखिए अलीबाबा ने AI मॉडल जारी किया जो DeepSeek से क्या है, बेहतर है, ये कंपनी दावा कर रही है। और यहां देखिए अपने उस AI का नाम दिया क्वेन 2.5 मैक्स। तो ये क्वेन 2.5 मैक्स ये नया AI मॉडल है उसी चाइना की अलीबाबा कंपनी का, जो कह रहा है कि हमारा AI मॉडल DeepSeek से क्या है, बेहतर है। अब फिर से वही बात कहूंगा, कौन बेहतर है ये जानने के लिए आप सेम सवाल उठाओ और सबसे पूछो। जवाब के आधार पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है। आगे अब रवि सर ने अपने वीडियो में यह दावा किया कि AI क्या है, क्या कर सकता है AI, क्या AI इंसान के लिए चुनौती है? हाँ चुनौती तो है, चुनौती है। कि चुनौती कैसे है, तो यहां पे मैंने एक नाम लिखा था डीफेक। फेक मतलब फर्जी, फेक मीन्स फर्जी। रवीश कुमार सर अपने वीडियो में कह रहे हैं कि AI के बड़े बड़े जानकार पैदा हो गए हैं जो AI पे वीडियो बना रहे हैं, लेख लिख रहे हैं। आप भी तो वही काम कर रहे हैं, आप भी तो वीडियो बना ही रहे हैं। आप दूसरे कह रहे हैं कि वो वीडियो बना रहा है, आप भी तो वीडियो बना रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप वीडियो बना रहे हैं तो आपके वीडियो में बहुत सारे मिस्टेक हैं। मिस्टेक क्या है, जैसे उन्होंने अपने वीडियो में कहा, आप सुन लीजिएगा, कि क्या AI के आने से मेडिकल फील्ड में कुछ एडवांटेज मिले। उनके कहने का अर्थ है कि नहीं मिले, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हां एडवांटेज मिले, लाभ मिले हैं AI के आने की वजह से मेडिकल सेक्टर में। क्या लाभ है आप लाइव देखिए, लाइव देखिए। एक मैं यहां पे AI खोला हूं, एक नया AI है विजन एजेंट। अभी तक आप इसके बारे में सुने नहीं होंगे, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, विजन एजेंट। और इस विजन एजेंट का यूज आप मेडिकल क्षेत्र में अपने काम में भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने किसी घर वाले का, किसी जानने वाले का कोई बीमारी है, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, एक्सरे करवाया, तो अल्ट्रासाउंड एक्सरे की जो फोटो आती है उसमें क्या है आपको समझ में आएगा नहीं। यहां तक कि बहुत सारे पैथोलॉजी वाले भी ढंग से उसके बारे में रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि उस एक्सरे के फोटो में या अल्ट्रासाउंड के फोटो में है क्या। तो यहां पे आपकी सपोर्ट, आपकी हेल्प करता है कौन, AI। और वो AI है विजन एजेंट। आप क्या करेंगे, आप फोटो ले लीजिए, वही अल्ट्रासाउंड का फोटो, वो एक्सरे का फोटो, यहां तक कि कोई CCTV कैमरे का वीडियो है या कोई वीडियो है, आप ले लीजिए और लेके आइए वीडियो अपने कंप्यूटर में, उसको कॉपी करिए और ओपन करिए, ये विजन एजेंट, ट्राई फॉर फ्री। जब खोलेंगे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, देख रहे हैं, ये आ गया। कह रहा है कि अपलोड एन इमेज और वीडियो, कह रहा है कि अपने वीडियो या इमेज यहां पे अपलोड कीजिए, किसमें, विजन एजेंट में। और अपलोड करके वही एक्सरे का फोटो, वही अल्ट्रासाउंड का फोटो, वही वीडियो आप अपलोड करके यहां लिखिए। आप यहां लिखिए डिस्क्राइब योर विजन टास्क, पूछिए इससे किस फोटो में क्या क्या है। कहिए इससे कि एक अल्ट्रासाउंड फोटो है, इसमें कहां कहां प्रॉब्लम है,
ये बतलाएगा कौन? विजन एजेंट। जैसे मैंने प्रैक्टिकल के तौर पे इसको एक फोटो दिया, मैंने प्रैक्टिकल के तौर पे इसको एक फोटो दिया, ये फोटो दिया, और यहां मैंने लिखा कि इसमें क्या है, कितने लोग हैं और क्या कर रहे हैं। ये मेरा प्रॉम्प्ट है, किसमें? विजन एजेंट में। तो ये बतला रहा, देखिए ये कह रहा है कि ये इमेज इंडियन क्रिकेट टीम की है, इसमें 9 खिलाड़ी दिखाए गए हैं, सभी खिलाड़ी टीम की नई नई जर्सी पहने हुए हैं, जिस पर स्टार इंडिया लिखा हुआ है, बतला रहा है, और लिख रहा है खिलाड़ी एक साथ खड़े हैं और कैमरे की तरफ देख रहे हैं। सही बात है, देख रहे हैं। तो अगर ये रविश सर अपने वीडियो में दावा कर रहे हैं कि क्या एआई के आने से मेडिकल क्षेत्र में कोई लाभ हुआ? हाँ, लाभ हुआ है कि हम अल्ट्रासाउंड का, एक्सरे का या कोई भी वीडियो हम लेकर के उसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। किससे? एआई से। यहां मैं एआई से मेडिकल में क्या एडवांटेज मिला, क्या लाभ मिला, उसका एक छोटा सा नमूना दे रहा हूं। इसके अलावा और भी बड़े पैमाने पर लोग रिसर्च कर रहे हैं। उसी वीडियो में एक जगह रविश सर कह रहे हैं कि एआई के ऊपर इतने सेमिनार हो गए हैं, इतने रिसर्च नहीं हुए हैं। मतलब सेमिनार, गोष्ठी, लोग बातचीत कर रहे हैं एआई के ऊपर, सही कर रहे हैं। अगर रविश सर ने इसका मजाक उड़ाया है सेमिनार का, तो वो भी गलत है। क्यों गलत है? यहां मैंने एक वर्ड लिखा था, डीप फेक। डीप फेक, फर्जी। एआई की वजह से डीप फेक वीडियो बन रहे हैं। इस वीडियो में क्या है? डांस कोई और कर रहा है, फोटो किसी और का है। क्राइम कोई और कर रहा है, फोटो किसी और का है। तो इस समस्या का हल निकालने के लिए जब लोग संगोष्ठी नहीं करेंगे, सेमिनार नहीं करेंगे, मीटिंग नहीं करेंगे, एआई से चुनौती मिल रही है कि वीडियो किसी और का, फोटो किसी और का, मर्डर कोई कर रहा है, फोटो किसी और का चला आया, तो इसका हल कैसे निकलेगा? और आप अपने वीडियो में उन सेमिनार करने वालों की, उन बैठक करने वालों की मजाक उड़ा रहे हैं। एक जगह उसी वीडियो में रविश सर कह रहे हैं कि कुछ साल पहले तक मोबाइल के बारे में लोग ऐसे ही बोलते थे कि मोबाइल आ जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। क्या बदला? बदला बहुत कुछ। मोबाइल से क्या फायदे हैं आप देख ही रहे हैं। बदला तो अब फायदा है कि नुकसान है, दोनों बातें हैं। फायदा भी हुआ और क्या, नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोबाइल के आने से क्या बदला, और उसी वीडियो में वो कह रहे हैं कि जब मोबाइल के आने से कुछ नहीं बदला तो एआई के आने से क्या बदल जाएगा। उनको कोई ये बतलाए कि मोबाइल एक मशीन है, उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हैं, और एआई क्या है? सॉफ्टवेयर है। मीन्स कह सकते हैं कि एआई उसी मोबाइल का एक हिस्सा है, पार्ट है। एआई उसी मोबाइल का क्या है? एक पार्ट है। एआई मोबाइल से अलग नहीं है। एआई को आप किसी भी तरह से मोबाइल से, कंप्यूटर से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एआई बगैर मशीन के काम नहीं करेगा। और मशीन कौन है? मोबाइल और कंप्यूटर है। मीन्स मोबाइल के वजह से ही है क्या? एआई। कंप्यूटर के वजह से ही है क्या? एआई। और आप कह रहे हैं कंप्यूटर के आने से, मोबाइल के आने से क्या बदला, तो आप देख ही सकते हैं क्या बदला है। उसी वीडियो में एक जगह रविश सर दावा कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि एआई के आने से नौकरियां चली जाएंगी, नौकरियां जा रही हैं, और वो ये कह रहे हैं कि नौकरियां तो पहले से जा रही हैं। गलत, टोटली गलत। दुनिया के तमाम बड़े बड़े अखबार लिख रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि एआई के आने की वजह से जॉब जा रहे हैं। देखिए आप रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट है द इकोनॉमिक टाइम्स की। द इकोनॉमिक टाइम्स दुनिया का टॉप अखबार है, जो लिख रहा है 1000 ऑफ लेऑफ्स इन 2025। हियर आर द रीजन दैट मे ड्राइव ए वेव ऑफ द जॉब लॉसेज अक्रॉस यूएस। देख रहे हैं, बतला रहा है कि हजारों नौकरियां जाने वाले 2025 में या 2024 में चली गई हैं। किसके वजह से? एआई की वजह से। और यहां देखिए, टेक ले ऑफ टू कंटिन्यू। टेक ले ऑफ टू कंटिन्यू। टेक डबल डाउन ऑन एआई। मतलब एआई के आने की वजह से ले ऑफ जारी है। 2025 में भी बड़ी बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉइज की
छटनी कर रही है, मतलब उनको जॉब से निकाल रही हैं। और आप ये रिपोर्ट देखिए, बिजनेस टुडे एक बड़ा अखबार है, ये क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है कि द बिग टेक कंपनी हैज स्टॉप हायरिंग कोडर्स ड्यू टू बूस्ट प्रोवाइडेड बाय एआई। यानी कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां कोडर्स की, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की हायरिंग, भर्तियां बंद कर रही हैं। किसके वजह से? एआई की वजह से। और कंपनी का नाम भी लिखा है सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स एक टॉप टेक कंपनी है जो अनाउंस कर दिया है कि हम एआई की वजह से 2025 में कोई भर्ती नहीं करेंगे। दुनिया के तमाम अखबार, तमाम पत्रिकाएं कह रहे हैं कि एक वजह से जॉब क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। यहां तक कि अमेरिकन फिल्मी दुनिया हॉलीवुड, उसमें राइटर, ट्रांसलेटर, काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉय हड़ताल पर चले गए, स्ट्राइक। किसके वजह से? जनरेटिव एआई की वजह से। तो दुनिया के तमाम अखबार, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स, तमाम एजेंसियां कह रहे हैं कि जॉब जा रहे हैं, और आप अपनी वीडियो में कह रहे हैं जॉब नहीं जा रहा है। तो आपको इससे पहले रिसर्च करना चाहिए वीडियो बनाने से पहले। लेकिन उनको क्या है, किसी भी वीडियो बनाने वाले क्या है, उनको मिलना चाहिए व्यूज। बात समझ आ रही है? आगे देखिए, तो ये विजन एजेंट का, मैंने कहा विजन एजेंट का आप यूज कर लीजिएगा। और एक पॉइंट पे बात करते हैं, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है ये, एआई इतना पावरफुल हो गया है कि टाइपिंग 2 साल के अंदर टाइपिंग खत्म हो जाएगी, कोई टाइप नहीं करेगा। 5 साल के अंदर कीबोर्ड नाम का हार्डवेयर इनपुट डिवाइस खत्म हो जाएगा। तब किताबों में लिख के आएगा कि एक हार्डवेयर कीबोर्ड नाम का हुआ करता था डेटा इनपुट करने के लिए। क्यों खत्म हो जाएगा? आप देखें, मैं यहां पे गया इस चैट जीपीटी के पास, और जैसे आपका सिलेबस है, आपका प्रोजेक्ट है, आप उसको देख के कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं करते, मतलब टाइप करते हैं उसको। आपके सिलेबस में, आपके प्रोजेक्ट में जो भी डेटा है, आप उस पर प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करते हैं, उसको टाइप करते हैं। अब टाइप नहीं करना है, मैंने कहा अब टाइप नहीं करना है भाई। अब क्या करना है? अब आप उसका फोटो लीजिए मोबाइल से, और मोबाइल से लिया गया फोटो उसे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लीजिए, और मोबाइल से कंप्यूटर में फोटो ट्रांसफर कर ले। जैसे कोई प्रोजेक्ट, कोई डेटा जो हाथ से लिखा हो या प्रिंट हो, उसे टाइप करना है। मैंने कहा टाइप नहीं करना है, क्या करना है, उसका फोटो ले लेना है, और मोबाइल में जो फोटो है उसे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है। कई तरीके हैं, आप ब्लूटूथ, वाईफाई का भी यूज कर सकते हैं, केबल का भी यूज कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप ऐप का भी यूज कर सकते हैं मोबाइल में फोटो कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए। और उस फोटो को आप ऐड करिए, किसमें? एआई में, चैट जीपीटी में, और वहां लिख दीजिए इसको एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर दीजिए, लिख दीजिए इसको एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये एआई क्या करेगा, उस फोटो को एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर देगा और लिख देगा कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो वो डेटा सीधे एक्सेल में क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी। मीन्स टाइप करने का झमेला खत्म, क्लास खत्म।